वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं जो इजराइल में जो मतलब लड़ाई हुई है क्या है इसमें, उसको रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो देखेंगे जब समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 सुबह सुबह एक न्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लोट करने लगती है। हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। सुबह के करीब 6:30 बजे हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट की एक बौछार की जाती है, जिसकी आवाज तेल अवीव बेशेरवा तक सुनाई देती है। हमास के लड़ाके मोटर पैराग्लाइडिंग की मदद से IOF इजराइल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में लैंड करते हैं। इजराइल के बनाए हुए बॉर्डर्स को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। हमास का कहना है कि उसने 2 मिनट में 5000 रॉकेट लॉन्च किए, जबकि इजराइल मिलिट्री कहती है कि नहीं, 5000 नहीं बल्कि 2500 रॉकेट फायर किए गए। हमास ने इजराइल के कई टैंक को तबाह कर दिया, इजरायली सिटीजन को पकड़ लिया, इजरायली मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया गया। इस बीच हमास की आर्मी विंग अल कसम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दीफ एक अनाउंसमेंट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। जिसके बाद इजराइल के तरफ से भी हमास के हमले के बाद इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप पर मैसिव एयर स्ट्राइक करी गई। गाजा का रिहायशी इलाका मलबों में बदल दिया गया। इलाके के इलाके खंडहर होते गए। हर तरफ से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही। किसी ने अपने बाप को मरते देखा तो किसी ने अपनी मां को, तो किसी की पूरी फैमिली इजरायली एयर स्ट्राइक में मारी गई। गाजा के खान यूनिस में मौजूद एक मस्जिद को तबाह कर दिया गया। खान यूनिस की एक पूरी फैमिली इजरायली एयर स्ट्राइक में मारी जाती है, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के जो सिर्फ 3 महीने के होते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। और इजराइल अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स नाम देता है। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए इस वॉर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग इंजर्ड हैं। और इस पूरे इंसिडेंट में दुनिया 2 साइड में बटी हुई है, जिसमें कुछ इजराइल के सपोर्ट में है तो कुछ फिलिस्तीन के। कुछ इजराइल को टेरर स्टेट बता रहे हैं तो कुछ इजराइल को शांति दूत साबित करने में लगे हुए हैं। कुछ हमास को टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं तो कुछ उन्हें फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस वजह से खुश हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा, उनके घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा। ऐसे में आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस पूरे वॉर के पीछे की कहानी क्या है, हमास क्या है, क्या वाकई हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, क्या इजराइल दूध का धुला हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। पहले इस विवाद की पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। 19th सेंचुरी ये वो टाइम था जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दुश्मनी की नींव डाली गई। 1914 से पहले पूरा का पूरा फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों का पहला किबला है, इसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, वो भी ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में आती थी। यहां तक सब कुछ ठीक था। अभी तक दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पूरा का पूरा एरिया फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन 1914 टू 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है और ऑटोमन एम्पायर इस वॉर में हार जाता है और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन अभी भी इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इस टाइम पर फिलिस्तीन में अरब मेजॉरिटी में होते हैं और यहूदी माइनॉरिटी में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पीरियड में ही ब्रिटेन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि यहूदियों के लिए उनका अपना एक नेशनल होम स्टेब्लिश करेंगे, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। यह बात उस टाइम के जो करंट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बालफोर, उन्होंने यहूदी कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर लियोनेल वॉल्टर को लिखे एक लेटर में कही थी। ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उस टाइम के वर्ल्ड वॉर में यहूदी कम्युनिटी का सपोर्ट चाहते थे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिश का फिलिस्तीन पर कब्जा भी हो गया और यहूदियों ने खुलकर ब्रिटेन का साथ भी दिया, क्योंकि वादा तो यही था कि उन्हें उनका एक नेशनल होम दिया जाएगा। वादे के मुताबिक ब्रिटिश एम्पायर फिलिस्तीन की जमीन पर एक नए यहूदी नेशन बनाने की प्लानिंग शुरू करता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम फिलिस्तीन में जो यहूदी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 10% से भी कम थी। ऐसे में 90% पॉपुलेशन से उनकी जमीन छीन के 10% लोगों को दे देना
यह मुमकिन ना हो पाता और इसके लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक नई चाल चली और यूरोप में रहने वाले यहूदियों को वापस से फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 1922 से लेकर 1935 तक यहूदी पॉपुलेशन फिलिस्तीन में तेजी से बढ़ने लगी और 9% से बढ़कर 27% हो गई। ये 1995 का जो टाइम था, उस टाइम यूरोपियन कंट्री में यहूदियों को खूब टॉर्चर किया जा रहा था। साथ ही हिटलर भी यहूदियों के लिए काल बना हुआ था, जिस वजह से एक अलग यहूदी नेशन की मांग भी तेज होने लगी थी। यहूदियों का कहना था फिलिस्तीन उनके पूर्वजों का घर था, जबकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना था कि फिलिस्तीन उनका है और यहीं से शुरू होता है इजराइल फिलिस्तीन का विवाद। लेकिन अभी भी इजराइल नाम का कोई भी देश दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। 29 नवंबर 1947 ये वो डेट होती है जब यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन 181 अडॉप्ट करता है और फिलिस्तीन को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा फिलिस्तीनी अरब लोगों को दिया जाता है, एक हिस्से को इजराइल बना दिया जाता है और एक हिस्सा जहां बैतुल मुकद्दस मौजूद है, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, उसे यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है। और उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगले ही साल यानी 1948 में इजराइल अपनी आजादी का ऐलान करता है और 14 में 1948 को डेविड बेन गुरियन इजराइल स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। सीधे सीधे वर्ड में कहें तो ब्रिटिश एम्पायर ने जबरन इजराइल नाम के देश को फिलिस्तीन की जमीन पर बसा दिया, उस जमीन पर जो फिलिस्तीनियों की हुआ करती थी। और यह बात अरब वर्ल्ड के लिए एक जख्म की तरह बन गई और इजराइल ने जैसे ही आजादी का ऐलान किया उसके 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया और यह जंग करीब 1 साल तक चली। लेकिन उस टाइम इजराइल के जो लोग थे उन्होंने जंग लड़ी और ये सोचकर लड़ी कि उनके पास गंवाने के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो उन्हें उनका एक अलग देश मिल जाएगा। हालांकि उस टाइम इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर का भी सपोर्ट था, जिस वजह से अरब आर्मी इजराइल से जंग में हार जाती है और इजराइल फिलिस्तीन के उन जमीनों के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर लेता है जिसे यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दिया था। इस बीच इजराइल ने 7,50,000 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से ही बाहर कर दिया और फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। बाकी बचे 22% हिस्से को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक बना वेस्ट बैंक और एक बना गाजा पट्टी, जिसे गाजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। 1967 में एक बार फिर इजराइल ने फिलिस्तीन से 3 लाख फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और जो यरूशलेम था, इजराइल ने इसके वेस्ट रीजन पर भी कब्जा कर लिया, जहां यहूदी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, जबकि ईस्ट यरूशलेम जहां पर अल अक्सा मौजूद है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। लेकिन 1967 में इजराइल ईस्ट यरूशलेम यानी अल अक्सा मस्जिद वाले इलाके को भी अपने कब्जे में ले लेता है। यह सब हो रहा था, फिलिस्तीनियों को उनके ही घरों से निकाला जा रहा था। कभी जो 10% यहूदी फिलिस्तीन में माइनॉरिटी हुआ करते थे, वो अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करते चले गए और यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट जैसे संगठन खामोश रहे। 1980 में इजराइल एक लॉ पास करता है और पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी डिक्लेयर कर देता है। फिलिस्तीन इसका अपोज करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि यरूशलेम वो एरिया था जिसे यूनाइटेड नेशन ने अपने कंट्रोल में रखा था। ऐसे में कायदे से तो यह होना चाहिए था कि इजराइल का कंट्रोल यरूशलेम से वापस खत्म करवाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप आज भी गूगल पर सर्च करोगे इजराइल कैपिटल नेम तो नाम आएगा यरूशलेम। अब यहां पर एक चीज और ऐड करी जा सकती है कि यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के साथ गेम खेला। पहले यरूशलेम को अपने कंट्रोल में रखा और फिर इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल इजराइल के हाथों में दे दिया। वैसे तो यूनाइटेड नेशन के कुछ अपने नियम कानून हैं, लेकिन इजराइल के लिए सारे नियम कानून उसके जूते के नीचे हैं। अब ऐसे में अब यूनाइटेड नेशन को बेबस कहोगे या फिर इजराइल के आतंक का सपोर्टर, वो फैसला आपको करना है। अब आते हैं हमास पर। हमास एक ऐसा संगठन है जिसे कोई टेररिस्ट ग्रुप मानता है तो कोई फ्रीडम फाइटर जो अपनी जमीन के लिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। इस पॉइंट को भी समझते हैं। 1948 के इजराइल और अरब देशों की जंग के बाद फिलिस्तीन के जो 2 हिस्से बने, जिसमें एक था गाजा स्ट्रिप, उस टाइम उस एरिया पर मिस्र यानी इजिप्ट का कंट्रोल था। 1967 की जंग के बाद इजराइल ने गाजा पर भी कब्जा कर लिया और 25 साल तक उसे अपने कब्जे में रखा। 1967 के बाद इजिप्ट का कंट्रोल गाजा स्ट्रिप से खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड और इसी से जुड़े गाजा के एक मुस्लिम लीडर थे जिनका नाम था शेख अहमद यासीन। और 1987 में अहमद यासीन मुस्लिम ब्रदरहुड के गाजा ब्रांच के तौर पर एक संगठन खड़ा करते हैं जिसे नाम देते हैं हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया यानी
हमास, और हमास के अंदर एक और विंग बनाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है अल कसम। अल कसम को आप हमास की आर्मी भी कह सकते हो। वही हमास का अल कसम जो आज इजराइल के सामने अपनी जमीन के लिए लड़ रहा, उनका मेन एम है फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन, उनका घर वापस से दिलाना। ऐसे में हमास दुनिया का एक ऐसा संगठन है जिसे कुछ देश टेरर ग्रुप कंसीडर करते हैं, जैसे कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो कुछ हमास को तो टेरर ग्रुप नहीं मानते, लेकिन अल कसम को टेरर ग्रुप कहते हैं, जैसे न्यूजीलैंड और पैराग्वे। तो कुछ कंप्लीट हमास को ही टेरर ग्रुप नहीं मानते, जैसे ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, नॉर्वे, ईरान, कतर, रशिया, सीरिया एंड टर्की। हमास आतंकी है या नहीं, ये अलग अलग देशों का अपना अलग अलग स्टैंड है, लेकिन अगर हमास की इंटरनल सिचुएशन देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमास बनने के बाद उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। हमास के लिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसे टेरर ग्रुप कहने वालों से है, उससे कहीं ज्यादा उसे फिलिस्तीन में ही मौजूद अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप से है, जिसमें एक पॉलिटिकल ग्रुप है फतह। हमास और फतह ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और इजराइल इसका भरपूर फायदा उठाता है। इसकी एक अलग स्टोरी है, फिर कभी आपको बताएंगे। आज बात सिर्फ हमास की। 1987 में हमास बनने के बाद हमास और इजराइल के बीच खूनी खेल की शुरुआत होती है। इधर से हमास अटैक करता है तो उधर से इजराइल, और दोनों तरफ सिविलियन ही मारे जाते हैं। लेकिन हमास के पास वो फैसिलिटी, वो टेक्नोलॉजी नहीं जो इजराइल के पास है, जिस वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान हमेशा फिलिस्तीन का ही होता है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। हालांकि 1994 के बाद हमास की तरफ से कहा गया कि अगर इजराइल 1967 के पहले जिस एरियाज पर अपना कंट्रोल रखता था वो उस पर वापस चला जाए, जो अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, फिलिस्तीन में फ्रीली इलेक्शन होने दे, और जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं उन्हें वापस से फिलिस्तीन में आने दे, तो वो ये सब रोक देगा। लेकिन फिलहाल अब तक ऐसा कुछ नहीं है और इजराइल आज भी फिलिस्तीन की जमीन पर अपना कब्जा बनाए हुए बैठा है। साल 2006 में फिलिस्तीन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में हमास की जीत होती है और ओपोनेंट पार्टी फतह हार जाती है। हमास के जीतने के बाद अब एंट्री होती है इंटरनेशनल संगठन की। यूरोपीय यूनियन, रशिया, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चारों पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी पीएनए के सामने शर्त रखते हैं, जिसमें पहली शर्त होती है हमास को टेरर और वायलेंस से दूर रहना होगा, दूसरी इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट करना होगा, और तीसरी हमास को अब तक हुए पिछले सभी एग्रीमेंट को भी मानना होगा। लेकिन हमास इन सभी शर्तों को मानने से मना कर देता है। हमास के मना करने के बाद इसका निगेटिव इंपैक्ट फिलिस्तीन पर ही पड़ता है और फिलिस्तीन को मिलने वाले फॉरेन असिस्टेंट प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जाता है और इजराइल इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा देता है। यह सब 2006 में हो रहा होता है। शर्तें अभी भी फिलिस्तीन पर ही लगाई जा रही थी, जबकि इजराइल ऑलरेडी फिलिस्तीन की जमीन पर इल्लीगल कब्जा किए बैठा हुआ है। यहां तक कि यरूशलेम, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपने कंट्रोल में रखा था, इजराइल ने उसे भी कब्जा किया हुआ है। बावजूद इसके अभी भी बात इजराइल के ही फेवर में की जा रही। चूंकि हमास की जीत हुई थी तो पावर भी हमास के पास ही होती, और फतह जो कि इलेक्शन हार चुकी थी, बावजूद इसके फतह को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है। हमास और फतह के बीच तनाव पैदा होता है और साल 2007 में हमास गाजा पर कंट्रोल ले लेता है और वेस्ट बैंक पर पीएनए, जिसे पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी कहा जाता है, उसकी एफिलिएटेड पार्टी फतह का कंट्रोल हो जाता है। और तब से लेकर आज तक यही कंट्रोल बना हुआ है। फिलिस्तीनियों के राइट्स को लेकर पीए समझौते और बातचीत को अहमियत देता है, जबकि हमास लड़के हासिल करना चाहता है। और हमास के इसी एग्रेसिव ऑपरेशन की वजह से इजराइल और हमास के बीच जंग होती रहती है। अल जजीरा के अकॉर्डिंग इस जंग में साल 2008 से लेकर अब तक 6407 पैलेस्टीनियन लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 308 इजरायली मारे गए हैं। जबकि 1,52,560 पैलेस्टीनियन इंजर्ड हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 6307 इजरायली घायल हुए हैं। हमास रॉकेट मारता है और अगर एक इजरायली सिटीजन की मौत होती है तो उसके डिफेंस के नाम पर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है और सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी होते हैं। एक एनजीओ के अकॉर्डिंग पिछले 2 डिकेड में इजरायली मिलिट्री 2171 पैलेस्टीनियन बच्चों को मार देती है, जबकि पैलेस्टीनियन की तरफ से 139 इजरायली बच्चे मारे जाते हैं। हालांकि मैं इसके सपोर्ट में हरगिज नहीं जिसमें बच्चे तक को भी ना छोड़ा जाए, उनकी जान ले ली जाए, लेकिन इस जगह पर आपको एक चीज मैं नोटिस कराना चाहूंगा। विकिपीडिया पर मौजूद इस आंकड़े को देखिए। इजराइल ने 2171 पैलेस्टीनियन बच्चे मार दिए और उसके इस घिनौने काम को बाय इजरायली मिलिट्री एक्शन
कहा जा रहा है, जबकि इजराइल ने 2000 से ज्यादा बच्चे की जान ली है। तो वहीं दूसरी तरफ 139 इजरायली बच्चे पैलेस्टीनियन अटैक में मारे गए, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स। 139 बच्चे मारने वाला मिलिटेंट और 2171 बच्चे मारने वाला शांति दूत। ये ग्राफ देखिए, 2008 से लेकर 2020 तक जब जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्लैशेस हुए हैं, उसमें पैलेस्टीनियन लोग इजरायली के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तबाह हुए हैं। बावजूद इसके मिलिटेंट का टैग फिलिस्तीनियों को ही दिया जाता है। जमीन कब्जा हुई फिलिस्तीनियों की, फिलिस्तीनियों को उनके ही घर से भगा दिया गया, उनके ही बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए, उनकी औरतों को ही टारगेट किया गया, उनके मकान तबाह कर दिए गए। जो फिलिस्तीन 1948 से पहले ऐसे हुआ करता था, वो आज के टाइम पर सिकुड़ता हुआ इस पे आ गया। लेकिन फिर भी मिलिटेंट का टैग फिलिस्तीनियों को और सपोर्ट इजराइल को। अब यहां पर एक सवाल यह भी आ सकता है कि वायलेंस क्यों, फिलिस्तीनी निगोशिएट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? तो इसका जवाब है बिल्कुल, निगोशिएट होना चाहिए। और आज का जो टाइम चल रहा 21st सेंचुरी, इसमें तो निगोशिएशन ही बेस्ट ऑप्शन है। और इसलिए क्योंकि आज के टाइम पर वेपन टेक्नोलॉजी हाईली डेडली है और ऐसे टाइम पर वॉर कहीं से भी किसी मसले का हल नहीं। लेकिन फिर भी इजराइल ने तो फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक चीज इस पे मैं और ऐड करना चाहूंगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि इजराइल क्लेम करता था कि इजराइल दुनिया की सेफेस्ट कंट्री है, कोई परिंदा भी इजराइल पर नहीं मार सकता, उसका आयरन डोम उसके बॉर्डर्स की निगरानी करता है। और उसके इन सारे क्लेम्स की हमास ने हवा निकाल दी। आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन की जमीनों के लिए लड़ने वाले इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि इजराइल के पास इनसे ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा ताकत है और ये एक अटैक करेंगे तो इजराइल उसके जवाब में 100 करेगा? और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। ये जानते हुए भी इन लोगों ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इजराइल जैसे पावरफुल स्टेट पर अटैक करने चले गए? तो इसका जवाब वो लोग बेहतर तरीके से दे सकते हैं, या उनकी गुजरी जिंदगी इस सवाल का जवाब दे सकती है, जो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश की जमीन के लिए अपने से ज्यादा पावरफुल दुश्मन से लड़ चुके हैं। ये वही जानते हैं कि उनके पास ऐसी हिम्मत आती कहां से है। उम्मीद करते हैं इजराइल फिलिस्तीन में चल रहे विवाद की पूरी वजह आपको समझ में आ गई होगी। अगर हां तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में दिखाया कि जो फिलिस्तीन था, फ्रेंड्स थोड़ा नाम नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत आ भी रहा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। फिलिस्तीन थी, उसका मतलब जमीन था जो इजराइल के, जो मतलब जो इजराइल बसा हुआ है, तो इसलिए फिलिस्तीन इजराइल पे मतलब वो हमला बोला है, लड़ाई करने के लिए मतलब वो हमला बोल दिया। तो जो इजराइल है मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, उसको मतलब इतना उसको पास एक एक की मिसाइल हो गया है, मानी बहुत ज़्यादा हथियार हो गया है। तो जो फिलिस्तीन था तो सोचा कि मैं अपना ज़मीन मतलब ले लूँ लड़ाई करके, हमारा चीज़ है तो हम लेना चाहते हैं, तो इसलिए लड़ाई करे थे। तो लड़ाई में बेचारा मतलब उन थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, उनके पास इतना हथियार नहीं है, इतना मिसाइल नहीं है। तो इजराइल ज़्यादा थोड़ा मजबूत है, तो इसमें ही दिखाएं वीडियो में। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा मैं क्या बताऊं, आप लोग वीडियो देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।